क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? आप एक बार बता दीजिए। आप सबको अगर मेरी आवाज आ रही है, पुरुषोत्तम, आवाज आ रही है क्या आप लोगों को? क्लास शो क्यों नहीं हो रहा है? पुरुषोत्तम, आपको आवाज आ रही है मेरी? ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक बार हमें कंफर्म कर दीजिए अगर ऐसा है तो। ठीक है, ऑल क्लियर, ऑल ओके, ठीक है। चलिए, तो रुचि, रुपेश, अभय, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। नहीं सत्यम, क्लास, अरे पहले भी क्लास बंद थोड़ी ही हो रही थी। आप लोग इतने क्लास बंद नहीं हो रही थी, बट वो कुछ मैनेजमेंट का अपना होगा कि एक चैप्टर कोई हो, ये आगे कराया जाए, ऐसा उनकी प्लानिंग होगी। क्लास बंद थोड़ी हो रही थी। थैंक यू हिमांशु, चल रहा है। जितेंद्र, थैंक यू सो मच। अच्छा सुभाष, थैंक यू। हाँ सुधीर, चलिए साहब, अब मैं, चूंकि 3 जगह कमेंट आ रहे हैं इसलिए मैं सबका कमेंट ले नहीं पा रहा हूं। ठीक है, पवन थैंक यू। अब मैं कमेंट को थोड़ा सा किनारे करता हूं, ठीक है, और मेरे पास 2 जगह कमेंट आ रहे हैं इसलिए चलिए, सिलेबस कब तक खत्म हो जाएगा? इस महीने तक चलेगा, इस महीने तक ये कंप्लीट होगा, ठीक है। और कुछ करंट के इश्यूज रह जाएंगे वो हम बाद में करेंगे। गवर्नेंस की बहुत डायनेमिक है ना, उसमें कुछ चीजें अपडेट होते रहते हैं, उसको आगे करेंगे, ठीक है। थैंक यू। तो हम लोगों ने अब तक हम लोगों ने देखा है, अगर कल तक की क्लास आपने पढ़ी होगी तो हम लोगों ने शायद हम रेगुलेटरी अथॉरिटी पे काम कर रहे थे और विनियामकीय प्राधिकरण क्या होती हैं, ठीक है। अभी रेगुलर चलेगा, क्लास है, अभी हमारी ही क्लास है, आप चिंता ना करें, ठीक है। तो ये अच्छा ही है कि एक सेगमेंट कंप्लीट हो जाए उसके बाद ही दूसरा शुरू हो, अच्छा ही है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो कल हमने बात किया था शायद इसके बारे में, रेगुलेटरी अथॉरिटी के बारे में। रेगुलेटरी अथॉरिटी क्या होती है, क्यों बनाई जाती है, कैसे इसका गठन होता है, उसका अमेरिकी मॉडल क्या है और उसका जो है एक तरीके से इंडियन मॉडल क्या है, इन सारे मुद्दों पर हमने बात किया था। नहीं, अरे आदेश, मैं तो पढ़ा ही रहा हूं, आप ऐसा क्यों सोचते हैं? सिलेबस कंप्लीट ही होगा, 100% करके छोड़ेंगे, ठीक है। फिर हमने उसकी भूमिका को देखी थी, रेगुलेटरी अथॉरिटी की भूमिका क्या होती है उसको देखा था हमने, और फाइनली हाँ सुभाष, आपका कमेंट आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, ठीक है। फिर हमने ये देखा या अभी देखना है कि इसके इश्यूज क्या हैं, मुद्दे, ठीक है। 11:30 से ही होगा क्लास, 11:30 से 1:30, जो टाइम था वही टाइम रहेगा, ठीक है। और इस पे हम लोगों को बात करनी है। रेगुलेटरी अथॉरिटी है ना, विनियामक
प्राधिकरण। तो कल की क्लास को एक बार ब्रीफ में मैं थैंक यू पवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू। एक बार ब्रीफ में मैं आपको बता दूं कुछ बातें कि ये जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है ये लाइन एजेंसी है जो नीतियों का क्रियान्वयन करती है ना, और अर्ध न्यायिक संगठन है। इट्स अ क्वासी जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन। अर्ध न्यायिक संगठन ऐसे संगठन होते हैं जिनमें न्यायाधीश के रूप में एग्जैक्टली ठीक है पवन, आप देख लेना, कोई बात नहीं, देख लेना। हाँ, पीसीएस के लिए भी ये काफी है ज्योति, ये टॉपिक काफी है, ठीक है। तो एग्जैक्टली अर्ध न्यायिक संगठन मैं कह रहा था, ऐसे संगठन होते हैं जिसमें न्यायाधीश के रूप में जो है प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। तो रेगुलेटरी अथॉरिटीज में जैसे ट्राई, इराई, ऐसे संगठनों में ये सभी देखने को मिलते हैं, ठीक है। और ये संस्थान जो हैं बनाए तो जाने चाहिए थे कानून से, लेकिन भारत में ऑफिशियल ऑर्डर से भी बनाए गए थे। जैसे सेबी की स्थापना कार्यपालक शासनादेश से हुई थी 1988 में, लेकिन हर्षद मेहता कांड होने के बाद 1992 में उसका जो है स्टैट्यूटरी स्टेटस उसको दे दिया गया। उसके लिए सेबी एक्ट 1992 में किया गया। जबकि अमेरिका में आपको मैंने बताया था कि उस पर संसद का, सीनेट का ही कंट्रोल है, ठीक है, और कार्यपालिका से वो बिल्कुल मुक्त है। आज अमेरिका से याद आया, बड़ा अच्छा दिन है, 20 जनवरी को हर लीप ईयर के बाद 4 साल के बाद अमेरिका का राष्ट्रपति दोपहर में शपथ लेता है। ये फिक्स है, उनको 200 साल से प्रैक्टिस चल रहा है। तो आज जो है जो बाइडेन जो है वो शपथ लेंगे, मेरे ख्याल में 20 तारीख है आज, तो बाइबल पे हाथ रख के शपथ लेंगे। आप देखिएगा, बड़ा आनंददायक पल होता है कैपिटल हिल पे। और पहली बार वहां पर पावर चेंज होने में थोड़ी अड़चने भी आई हैं, तो कुछ ज्यादा ही सीरियस है यूनाइटेड स्टेट्स। अब देखना उसको जब भी आपको टाइम मिले। अब हमें इसके मुद्दों को देखना है, इशूज, इसके मुद्दे। तो एक तो सबसे पहले की स्वायत्तता का अभाव है ना, लैक ऑफ ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी नहीं है, ठीक है, ऑटोनॉमी का कमी है। दूसरा कि जैसे आपको हमने हिंट दिया था कि सेबी और आईआरडीए का विवाद जैसे देखने को मिलता है, यूपीएससी में पूछा भी गया है, एग्जाम में आया भी है ना। तो ओवरलैपिंग कैरेक्टर है इनके कार्यों में, परस्पर व्यापन, कार्यों में परस्पर व्यापन है ना, ओवरलैपिंग है ना, इन द फंक्शंस ऑफ रेगुलेटरी अथॉरिटीज। ये एक बड़ा मुद्दा है। दूसरा ये कि ये जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं ये ऑलरेडी बड़ी एक तरीके से है ना राज्यवाद की प्रतीक बनती जा रही हैं। या रेगुलेटरी अथॉरिटी इज नथिंग बट सिंबल्स ऑफ ओवर स्टेटिज्म नाउ दिस डेज। हम ऐसा कह सकते हैं आज के दिनों में ये एक अति राज्यवाद की भूमिका, मतलब जो लोक क्षेत्रक में जो कमियां थीं, जैसे करप्ट प्रैक्टिसेस थे, उनका मोनोपोली था, उस तरीके का काम ये करती चली जा रही है। तो ये क्या है, अति राज्यवाद का शिकार, अति राज्यवाद हाँ का प्रभाव भी होता जा रहा है, ठीक है। एटलीस्ट ये 3 मुद्दे हमें अच्छे तरीके से देखने हैं। और आपने यूपीएससी का क्वेश्चन देखा होगा मेंस का, तो मेंस में जो क्वेश्चंस आते हैं वो बड़े जो हैं वो एनालिटिकल होते हैं, और कहीं ना कहीं हमें उसको तैयार करने के लिए इशूज को ही पढ़ना पड़ता है। और प्रारंभिक परीक्षा में है ना, प्रीलिम्स के एग्जाम में भी इससे कुछ सवाल हो सकता है, क्या है, क्यों है, कैसे है, इस तरीके के प्रश्न हो सकते हैं। हाँ पवन, पूरा सिलेबस ही कंप्लीट होगा, आप क्यों चिंता करते हो, पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा। मैं आपको क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा, आसानी से आप कर पाओगे उसके बाद, है ना।
चिंता ना करें। और कुछ करंट के कुछ अपडेशन होंगे ना, वो भी मैं क्लास ले लूंगा, एक्स्ट्रा ही कुछ क्लास ले लूंगा बोल करके, आप चिंता ना करें, ठीक है। नेक्स्ट, सबसे पहला जो इश्यूज है वो इसकी ऑटोनॉमी का है ना, देखते हैं, ठीक है। ऑटोनॉमी, आपको हमने बताया था कि अमेरिका में इसे आइलैंड ऑफ ऑटोनॉमी कहा जाता है, ठीक है। इसे एक तरीके से स्वायत्तता का द्वीप कहा जाता है, और कोई भी कार्यपालिका की संस्था का कंट्रोल इस पर नहीं होता है, एग्जीक्यूटिव बॉडी का कंट्रोल इस पर नहीं है, मिनिस्ट्री का कंट्रोल इस पर नहीं होता है, राष्ट्रपति का कंट्रोल नहीं होता है। सो इट्स अ हेडलेस ऑर्गेनाइजेशन इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, हेडलेस इंस्टीट्यूशंस के रूप में इसे जाना जाता है। सीनेट का कंट्रोल होता है, सीनेट ही इसकी नियुक्ति डायरेक्टर्स की और उनका अपॉइंटमेंट रिमूवल सब क्या है, सीनेट के द्वारा ही हो रहा होता है, ठीक है। तो इसके कॉन्टेक्स्ट में जो इश्यूज है वो क्या है, भारत की स्थिति क्या है, भारत की, ठीक है, कैसी स्थिति है ये हमें जानना है, ठीक है। तो जितनी रेगुलेटरी अथॉरिटीज हमने बनाई हैं वो कार्यपालिका से या मंत्रालय से जुड़ी हुई होती हैं, अटैच्ड ऑफिस के रूप में काम करते हैं। यह मंत्रालय के संलग्न कार्यालय के रूप में देखने को मिलती हैं। हमने आपको बताया था कि कुछ संस्था, जैसे मान लीजिए ये ट्राई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये दूर संचार मंत्रालय से जुड़ा हुआ है, दूर संचार मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस, ठीक है। या आप देखें तो ईराई, इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, ऊर्जा मंत्रालय, ऊर्जा मंत्रालय से जुड़ा हुआ है। ऐसा ही IRDA, इरडा एंड सेबी, ऐसी संस्था की बात करें तो ये वित्त मंत्रालय से जुड़ा हुआ है। और ये जो संलग्न कार्यालय होता है, अटैच्ड ऑफिस, ये ऐसी संस्थाएं होती हैं जो टेक्निकल एडवाइस करती हैं। हाँ, देयर आर टू फंक्शंस ऑफ अटैच्ड ऑफिस, technical advice to the concerning minister and monitoring over the execution of policies and procedures। ये दो काम होते हैं इनके। एक तरीके से मंत्री जो है, संबंधित मंत्री, उसको तकनीकी सलाह देना, क्योंकि ये एक तरीके से स्पेशलिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है, और वो उनको ज्ञान ज्यादा होता है उसके बारे में, मंत्री को वो सलाह देते हैं। और दूसरी तरफ जो भी नीतियां क्रियान्वित हो रही हैं, उन नीतियों को क्रियान्वित करते समय क्या क्या सही है, गलत है, ये सब ये देखते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मंत्रालय का कंट्रोल इस पर होता है, क्योंकि अटैच्ड ऑफिस हैं। तो यहाँ पे मंत्री ऑब्लिक मंत्रालय का दैनिक कार्यों में, दैनिक कार्यों में हस्तक्षेप होता है, ठीक है। और इनके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति और पदमुक्ति में भी कार्यपालिका का प्रभाव देखने को मिलता है। सदस्यों और अध्यक्ष के संदर्भ में
नियुक्ति, अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल, पद मुक्ति, का अधिकार मंत्रालय के पास होता है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या है, स्वायत्तता नहीं है। तो जो एग्जीक्यूटिव हैं वो जो चाहते हैं जिस तरीके से इनको तोड़ मरोड़ देते हैं और ये बहुत अच्छे तरीके से रोल प्ले नहीं कर पाते। तो हमें इसके लिए सजेस्ट करना पड़ेगा, सुझाव देना पड़ेगा कि भाई अमेरिकी मॉडल की भांति इसको बनाइए, है ना। इसमें जो सुधार के लिए काम करना होगा, कल के क्लास से इसको थोड़ा सा अटैच कर लीजिएगा। कल हमने अमेरिकी मॉडल के बारे में बात बताया था, है ना। तो भारत में अमेरिकी प्रतिमान का नकल किया जाना चाहिए। देखिए, ऐसा नहीं है कि जो अमेरिका में है आंख बंद करके उसका नकल कर लें, लेकिन जो चीज पहले जहां पर गवर्नेंस में की जाती है, जैसे आरटीआई स्वीडन में सबसे पहले लागू हुआ और वो सफल हो गया, वहां पर अच्छे तरीके से चल रहा है, तो उसका जो मॉडल है एक तरीके से वो क्या है, क्लासिकल मॉडल बन जाता है। तो पूरी दुनिया में उसका इमिटेशन लोग करते ही हैं, नकल होता ही है। तो इसलिए चूंकि यूएस में सबसे पहले शुरू हुआ था, हमने आपको पिछली क्लास में बताया था कि 1887 में इंटर स्टेट कॉमर्स कमीशन इनके यहाँ सबसे पहली बार बना और हेडलेस है, सीनेट का कंट्रोल होता है। इसी तरीके से हम यहाँ पे भी कर सकते हैं चीजें। संसद का नियंत्रण होना चाहिए। संसद का नियंत्रण होना चाहिए। पार्लियामेंट का कंट्रोल किस लिए, अपॉइंटमेंट में और रिमूवल में। अपॉइंटमेंट, कभी भी मंत्री अपने हिसाब से, है ना, किसी भी रेगुलेटरी अथॉरिटी के सदस्य को या मेंबर को या चेयरमैन को उसको हटा ना दे, उसको अपॉइंट ना कर दे। ये सब क्या है, ये पार्लियामेंट के द्वारा होना चाहिए, है ना। अगर चूंकि हम संसदीय प्रणाली हैं तो हम सीनेट जैसे बराबर की संस्था है राज्यसभा, उसको बहुत एम्पावर नहीं कर सकते हैं, लेकिन लोकसभा का, राज्यसभा दोनों का कंट्रोल, दोनों की एक या तो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बना दी जाए, दोनों की, उनका नियंत्रण इस पर हो तो ये अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे, है ना। पॉलिसी मैटर पे, है ना, इनको सरकार गाइडलाइंस दे सकती है लेकिन सरकार कंट्रोल ना करे। अर्चना, इसको अमेरिका में आइलैंड ऑफ ऑटोनॉमी ही करते हैं, स्वायत्ता के द्वीप, क्योंकि खूब सारी स्वायत्ता इनको दी जाती है, इसीलिए ऐसा कहा जाता है। ठीक है। हाँ, इंटर स्टेट कॉमर्स कमीशन, इंटर स्टेट कॉमर्स कमीशन, काजल, ये संस्था है 1887 में। आतिश, कुछ क्वेश्चन के आंसर में लिखवा दूंगा, आप चिंता ना करें, आज भी मैं कुछ आंसर लिखवा दूंगा, पहले भी लिखवाया है, उसको करेंगे। प्रिंटेड नोट्स नहीं मिला है, मैंने तो दे दिया है प्रिंटेड नोट्स पहले ही, है ना, आपको मिल जाएगा, आप एक बार देखना, पीडीएफ उसका होगा। ठीक है। नेक्स्ट जो है इसमें सुधार के लिए नीतिगत मामलों पर, नीतिगत मामलों पर सरकार सलाह दे सकती है, ना कि, है ना, नियंत्रण, कंट्रोल ना करे, इससे ये बाहर रहे। ठीक है। अगर हम देखें तो जो भी रेगुलेटरी अथॉरिटी हैं ये करप्ट प्रैक्टिसेस में ना
जाएं, इसके लिए ये जरूरी है कि जैसे यूपीएससी के मेंबर को हटाते हैं ना, या जैसे सीआईसी और एसआईसी के मेंबर्स के लिए चीजें रखी गई हैं, या एनएचआरसी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, वो भी आपको पढ़ाएंगे संस्थान, है ना, उसके मेंबर्स को, उसके चेयरमैन को जिस तरीके से हटाते हैं वो तरीका अपनाया जाए। ठीक है। सदस्यों और अध्यक्ष के लिए कार्यकाल की सुरक्षा होनी चाहिए, होनी चाहिए। देयर शुड बी, है ना, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, है ना, फॉर मेंबर्स एंड चेयरपर्सन ऑफ द रेगुलेटरी अथॉरिटीज। इसके लिए क्या सिस्टम हम बना सकते हैं, जैसा आयोग के लिए होता है, यूपीएससी के लिए होता है, ऐसा ही हम कर सकते हैं। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है अपने आप में। इस काम को करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से, है ना, आर्टिकल 143 के तहत सलाह मांगी जा सकती है। सलाह जो है वो मांगी जा सकती है ना, अपने आप में ये इम्पोर्टेंट चीज है। तो ये इस तरह से हम इनको ऑटोनॉमी मेंटेन करने के लिए ये सारी बात कर सकते हैं। ये करप्ट प्रैक्टिसेस में ना जाएं, तो भ्रष्टाचार से मुक्त रहने के लिए क्या है, इनमें पारदर्शिता की संस्कृति बढ़े, कस्टमर ओरिएंटेड हो, एथिकल लोग इसमें जाएं, तो चयन करते समय अच्छे तरीके से 360 डिग्री एनालिसिस हम कर सकते हैं। ऐसी अन्य कई बातों को हम इसमें शामिल कर सकते हैं, बट इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। ये सारे मुख्य पॉइंट्स को आप जरूर लेकर जाएं। और ये एक प्रश्न अपने आप में होगा कि क्या कारण है कि भारत में जो विनियामक प्राधिकरण हैं वो स्वायत्तता के द्वीप नहीं बन पाए हैं, जिससे वो ठीक तरीके से भूमिका संपादन नहीं कर पाते। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पर आप लिख सकते हैं। क्या कारण है कि भारतीय विनियामक प्राधिकरण स्वायत्तता के द्वीप नहीं बन पाए? इसमें सुधार हेतु उपायों का वर्णन करें। ठीक है, तो ये एक प्रश्न हो सकता है 150 वर्ड्स के लिए। ठीक है, ये एक सवाल हो सकता है। हिमांशु कह रहे हैं कि वर्तमान में संसद पर भी तो पीएम का नियंत्रण है। देखो, तो ये उतना ज्यादा तो ऑटोनोमस नहीं कर पाओगे, क्योंकि संसदीय प्रणाली, आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है। संसदीय प्रणाली में क्या होता है ना, द लेजिस्लेटिव कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन और एग्जीक्यूटिव इज मिसनोमर इन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। संसदीय प्रणाली में नाम मात्र का होता है संसद का नियंत्रण या विधायिका का नियंत्रण। क्यों, मैंने आपको पहले भी बताया है, संसदीय प्रणाली का फीचर्स, उसमें क्या होता है, कार्यपालिका और विधायिका एक ही प्लेयर हो जाती है। एक्चुअल में कार्यपालिका बनने के लिए विधायिका में आपको बहुमत साबित करना पड़ता है, तो कंट्रोल एक तरीके से तो हो ही जाता है, ये पॉइंट तो है। लेकिन फिर भी पार्लियामेंट में रहोगे तो उसका क्या है, उसका टेलीकास्ट होगा, विपक्षी दल वहां बैठेंगे, मामले उठ जाएंगे ना सामने। लोकतंत्र में कई चीजें होती है ना,
मीडिया है, सिविल समाज है, बाहर आंदोलन होने लगेगा कि ये गड़बड़ हो रहे हो, तो कहीं ना कहीं बाहर से अंकुश तो लगेगा ही लगेगा। इसलिए संसद का कंट्रोल होगा तो अच्छा है। कार्यपालिका का कंट्रोल होगा तो किसी को कानो कान खबर ही नहीं होगा कि क्या कर रहा है, क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए। तो ये पॉइंट है हिमांशु, यहां ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब जो एक मुद्दा है कि ओवरलैपिंग हो जाता है कार्यों में, परस्पर व्यापन, ठीक है, ओवरलैपिंग काफी है। ओवरलैपिंग इन द फंक्शनिंग ठीक है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, इसका रीजन क्या है, क्या कारण है, ओवरलैपिंग होने का रीजन क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हमें ये ध्यान देना है कि इसका कारण क्या है। देखो, अमेरिका में रेगुलेटरी अथॉरिटीज जो है वो धीरे धीरे, है ना, उसने अपना बनाया है जगह, लेकिन यहां पर बहुत तेजी से हड़बड़ी में एक तरीके से बनाया गया है, ठीक है। भारत में 1980 के दशक के उपरांत एक्चुअल में क्या है ना कि जब भी हम देखते हैं तो जो गवर्नेंस का जो पीरियड है अपने आप में, यानी लेटर 80s ऑनवर्ड्स अगर हम बात करें तो 80 के दशक के उपरांत बहुत तीव्रता से, है ना, बहुत फ्रीक्वेंटली इस्टेब्लिश्ड किया गया है। 80 के दशक के उपरांत तीव्रता के साथ विनियामक प्राधिकरणों का गठन किया गया, है ना, तीव्रता के साथ ऐसा किया गया है। पवन हिंदी में भी तो बोल रहे हैं हम, तो हिंदी मीडियम का ही क्लास ही है, शुद्ध हिंदी में है। ओवरलैपिंग का मतलब होता है परस्पर व्यापन, परस्पर व्यापन। चलिए लिख देता हूं मैं, मतलब जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज हमने बनाई है ना, उनके कार्यों में ओवरलैपिंग हो जाता है, एक का काम दूसरा भी कर रहा है, दूसरा का काम तीसरा भी कर रहा है। ये नहीं होना चाहिए था, बहुत ही स्ट्रक्चर्ड नहीं है, जो जुरिस्डिक्शन है वो बहुत ही सेटल्ड नहीं है, ठीक है। तो ये इसीलिए है क्योंकि हमने बहुत तीव्रता से हड़बड़ी में बनाया है। जैसे सेबी हमारे यहाँ की 1988 में बनी, और वहां के बाद लगातार ट्राई, राई, IRDA रोज बनाते चले जा रहे हैं, एविएशन में बनाते जा रहे हैं। आपको इसका बताएंगे भी क्या कारण है, ठीक है। और इसकी स्थापना के समय, पहले की संस्था फीडबैक नहीं लेते हैं, जबकि अमेरिका में ऐसा किया जाता है, ऐसा कंपलसरी है फीडबैक। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में एक तो बहुत धीरे धीरे बना है, 1887 में बना इंटर स्टेट कॉमर्स कमीशन, उसके बाद 1940 में बना पावर के लिए, जहां जहां पैसा होगा, हमने आपको बताया था मनी का फ्लो जहां जहां होता है वहीं पर रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई जाती है, दूसरे जगह इसका गठन नहीं होता है, ठीक है। तो यूएस में बहुत धीरे धीरे हुआ, तो क्या है, स्ट्रक्चर्ड हो गया, वो सुव्यवस्थित हो गया। यहां पर सुव्यवस्थित नहीं हुआ है ना। तो यहाँ इसकी स्थापना जो है क्या है, समय से जब हम बहुत हड़बड़ी में करेंगे तो एक तरफ तो इसके जो रोल है वो स्पष्टता नहीं रहेगी, प्लस यूएस में एक और चीजें हैं कि वहां पर
एक ही मिनिस्ट्री से अटैच्ड अगर होने जा रहा है, या अगर काम है, मान लीजिए कि कोई इंश्योरेंस पे है और स्टॉक मार्केट पे भी काम करने जा रहा है, मतलब फिनेंस वाला मैटर है, तो पहले से जो संस्था होगी ना, उससे फीडबैक लिया जाता है, उससे पूछा जाता है कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आप इसमें कोई अपना कंडीशंस तो नहीं लगाते हैं, इस तरह की बातें यहाँ की जाती हैं। लेकिन हमारे यहाँ कुछ भी ऐसा किया नहीं जाता है। फीडबैक का मतलब होता है कृष्णा की जो भी कुछ घटना घटी, कुछ बात हुआ, जैसे आप कमेंट कर रहे हो तो आपका फीडबैक मुझे आ रहा है ना। फीडबैक इज व्हाट? रिस्पॉन्स ऑफ द रिसीवर टुवर्ड्स द सेंडर। जब भी कोई सूचनाएं हम रिसीव करते हैं तो हम उस पर फीडबैक देते हैं, हम अपनी बात को कहते हैं, अपना रिस्पॉन्स व्यक्त करते हैं, ठीक है। तो एक तरीके से अनुक्रिया या रिस्पॉन्स को ही फीडबैक कहा जाता है। तो हम फीडबैक नहीं लेते हैं, ये एक बड़ी समस्या है, ये हमें करना चाहिए था, ये भी एक जरूरी पक्ष है, इसमें ध्यान देना चाहिए। ओवरलैपिंग क्यों होता है? ठीक है, क्योंकि इसके फंक्शनिंग्स को देखने के लिए कोई व्यवस्था हमने नहीं किया है, मंत्रालय से जोड़ दिया है और बस यूं ही हम काम करते रहते हैं। कभी कभी न्यूज में बताना चाहिए कि क्या हुआ है पास्ट में, लेकिन हमारा न्यूज चैनल फालतू मुद्दे को हाँ ऋषि, बिल्कुल बात तो सही कह रहे हैं। मीडिया जो है वो विकासशील देशों में वो सरकार की पिट्ठू होती है ना, बहुत क्रिटिकल नहीं हो पाती है, ये अपने आप में चैलेंज तो है, ठीक है। विनियामक प्राधिकरण, अगला पॉइंट लिख लीजिए, विनियामक प्राधिकरण के कार्यों के लिए कोई मॉनिटरिंग समिति नहीं बनी है, नहीं बनी है ना। तो कोई ना कोई हमें कमेटी बनाकर रखना चाहिए, ये सब हम काम नहीं करते हैं। लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स में इसके ठीक विपरीत चीजें दिखाई देती हैं, ठीक है। जबकि यूएसए में इसके विपरीत बेहतर प्रयास किया गया है, ठीक है। अब ये झगड़ा जो होता है, ओवरलैपिंग जो हो रहा है, इसके लिए कुछ एग्जाम्पल्स आपको बताते हैं, फिर क्वेश्चंस भी आया हुआ है, वो क्वेश्चंस भी अगर मुझे मिल जाएगा तो आपको दिखाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल लेकर देखें। विवाद है एक, और ये है सेबी बनाम इरडा IRDA का, ये दो रेगुलेटरी अथॉरिटी है ना। क्या झगड़ा है देखिए, ऐसा हुआ कि मार्च के महीने में ऐसी कुछ चीजें हुई है ना। मार्च 2010 में सेबी ने 14 बीमा की कंपनियों पर है ना रोक लगाया। अब देखिए सेबी क्या है और क्या काम करने के लिए है। सेबी बेसिकली क्या है जी? एक तरीके की रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो इंश्योरेंस में काम करती है, और इसका उद्देश्य है कि शेयर बाजार में कोई गड़बड़ी ना हो और जो शेयर धारक है उसको उसका लाभांश, उसको प्रॉफिट जो है उसको मिले, ठीक है। ये काम करने के लिए होती है। और 14 बीमा की कंपनियों पर रोक क्यों लगाया? क्योंकि इसका रीजन क्या है? इसका कारण ये है कि इन लोगों ने, क्योंकि
ये यूलिप पर बिजनेस करते थे, यूलिप, यूलिप पर व्यापार करते थे। यूलिप, यूलिप क्या होता है इसको समझ लीजिए, है ना। यूलिप होता है यूनिट लिंक्ड, है ना, इंश्योरेंस प्रोडक्ट। यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्रोडक्ट। जैसे आप कोई बीमा लेते हैं तो यूलिप का मॉडल पे अगर वो है तो उसमें ये कहा जाता है कि जिस दिन मैच्योरिटी होगी या सम एश्योर्ड होगा उस दिन मार्केट का जो प्राइस होगा उसके अकॉर्डिंग पैसा आपको दिया जाएगा। तो जब आपकी मैच्योरिटी पूरी हो जाती है ना, तो कंपनियां क्या करती हैं, जिस दिन मार्केट सबसे लो होता है, सब जिस दिन गिरा होता है, उस प्राइस से आपको पैसा दे देती है। जिस दिन बहुत हाई होगा वो नहीं देखेंगी, है ना। तो ये अपने आप में थोड़ा सा एक प्रॉब्लमेटिक चीज हो जाता है यहाँ पे, है ना। तो ये क्या है, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्रोडक्ट पे काम कर रहे थे, इसीलिए इनको मना किया कि इससे क्या होता है, शेयर धारक के साथ धोखा होता है। यूलिप पर काम करने से क्या होता है, शेयर धारक के साथ धोखा हो जाता है। ये ठीक तरीके का पैटर्न नहीं है, इसमें विरोध किया, ठीक है, और बताया कि भाई ये अच्छा नहीं है, इस तरीके से काम आपको नहीं करना चाहिए, इसलिए इन्होंने बैन कर दिया। अब जैसे ही बैन किया, इसके रिस्पांस में आईआरडीए सामने आ गए झगड़ा करने के लिए कि भाई ये आप क्यों बोलते हो, इंश्योरेंस का तो मालिक मैं हूं। इरडा जो है उन्होंने आई और वो अपने आप में आकर के ये बात करनी शुरू करती है कि हाँ मैं देखूंगा कि क्या होगा। आईआरडीए ने सेबी का विरोध किया, और उन 14 कंपनियों को व्यापार करने को कहा, है ना। आईआरडीए का ये तर्क था, आईआरडीए का यह तर्क था कि सेबी का कोई लेना देना बीमा की सेबी का कोई लेना देना बीमा की कंपनियों के साथ नहीं होता है, अतः सेबी को अपने क्षेत्राधिकार में रहना चाहिए, ठीक है। इरडा ने ये कहा कि एग्जैक्टली जो ऐसी कंपनियां हैं इंश्योरेंस की वो हमसे डील होंगी, सेबी का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ओवरलैपिंग कैरेक्टर क्या है कि बीमा की कंपनी भले है लेकिन शेयर बाजार में रजिस्टर्ड है ना, स्टॉक मार्केट में काम करती है और यूलिप के प्रोडक्ट को बेच रही है, तो सेबी तो कुछ तो करेगी ही। तो यही है कि हम स्थापित करते समय सोचे नहीं हैं, समझे नहीं हैं और हड़बड़ी में इसको बना दिए हैं। यूलिप क्या होता है देखिए, ध्यान दीजिए, इसको कहते हैं फुल फॉर्म क्या, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्रोडक्ट। यूलिप में जब भी मैच्योरिटी होगी, आपने कोई बीमा खरीदा, मान लीजिए कि आपने चश्मे का, शरीर का, किसी का इंश्योरेंस लिया और यूलिप पे है, मतलब शेयर बाजार पर आधारित है,
तो जिस दिन मैच्योरिटी होगी, मान लीजिए आज से 5 साल के बाद आपको कुछ पैसा मिलना है, तो मैच्योरिटी डेट के बाद मार्केट का जो डेट होगा उसके आधार पर, मतलब जो रेट होगा मार्केट का, शेयर बाजार जैसा चल रहा होगा उसके आधार पर आपको रिटर्न दिया जाएगा, जिसको हम लोग सम एश्योर्ड कहते हैं। लेकिन कंपनियां क्या करती हैं कि जिस दिन सबसे लो रेट होता है उस रेट से आपको रिटर्न देती हैं, जिस दिन हाई होता है उस दिन से नहीं देती हैं। और हम लोग जो ग्राहक हैं वो इतने समझदार होते नहीं है, साइन कर देते हैं कि ये निर्धारण कंपनी करेगी कि किस डेट से देना है। तो इसमें क्या है, ग्राहक का बहुत बड़ा लॉस होता है, एक तरीके से ग्राहक का धोखा है। और ये काम कर रही थी कंपनी, तो सेबी ने बैन कर दिया कि भाई ये मत करो, आप बिजनेस ही नहीं कर पाओगे, यूलिक प्रोडक्ट नहीं बेच पाओगे। लेकिन तुरंत भिड़ने लड़ने के लिए एक संस्था आ गई, इसका नाम है IRDA, कि खबरदार ये तो हमारे लोग हैं, आप इसमें कैसे कुछ टांग अड़ा सकते हो। तो इस तरीके से दो इंस्टीट्यूशंस के बीच जो है विवाद हो गए। और इंस्टीट्यूशनल झगड़े बहुत ही सरकार के लिए और हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। यूपीएससी में खूब सारे प्रश्न इस पर पूछे जाते हैं। अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, दो चीज करना पड़ेगा। या तो ये देखिए कि कौन कौन सा विनियामक प्राधिकरण जो है ओवरलैपिंग कर रहा है। ज्यादा ओवरलैपिंग है, 50% से ज्यादा है। इसमें दो तरीके का मॉडल हम ले सकते हैं रिफॉर्म करने के लिए। मान लीजिए कि इसमें अगर सुधार करना हो ना, तो दो चीज हम कर सकते हैं। ठीक है, सुधार के लिए दो मॉडल हम ले सकते हैं। या तो स्टेट शुड एक्ट एज ए मॉडल, है ना, रेगुलेटर और सुपर रेगुलेटर। सरकार को, ये राज्य को, राज्य का मतलब यहां भारत सरकार से, संप्रभु राज्य से है, सुपर रेगुलेटर के जैसे भूमिका निभानी चाहिए। या तो क्या करे, सरकार समन्वय करने हेतु सुपर रेगुलेटर की भूमिका निभाए। किया भी गया था ऐसा, जब IRDA और सेबी का झगड़ा था उस टाइम पर ऐसा हुआ भी था। ठीक है, और वित्त मंत्रालय में एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई थी इसके लिए। ठीक है, या दूसरा तरीका ये है, दूसरा उपाय ये बताएंगे, यदि 50% से ज्यादा कार्यों का परस्पर व्यापन या ओवरलैपिंग होता है, तो ऐसी विनियामक संगठनों को आपस में मिला देना चाहिए, मर्ज कर देना चाहिए, मिला देना चाहिए। जैसे ये देख लीजिए कि क्या 50% से ज्यादा ओवरलैपिंग है क्या। ठीक है, और सर आज भी आपकी क्लास थी, यहां नहीं बताया गया था कितना टाइम हो गया स्टार्ट हुए। इत्तेफाक से आज मेरी क्लास नहीं होनी थी, लेकिन फिर से हुआ, आप लोगों ने कुछ कहा होगा कि ये कंप्लीट ही हो, तो अब लगातार मेरी ही अभी क्लास है। ठीक है, इसलिए क्लास ये हुई है। ठीक है, तो ओवरलैपिंग जहां पे अगर ज्यादा है, 50% से ज्यादा है, तो दो ऑर्गेनाइजेशंस को आपस में मर्ज कर दीजिए। ये सॉल्यूशन के दो तरीके हम अप्लाई कर सकते हैं, और इस पर प्रश्न आते हैं, आए हुए भी हैं। मैं आपको, अगर मुझे मिल जाता है प्रश्न, तो मैं आपको दिखाता हूं, शायद हो जाए। बस 1 मिनट हमें दीजिए।
2013 में सवाल आया हुआ है। देखो, आप लोगों को सिटीजन चार्टर पढ़ाए हैं ना, सिटीजन चार्टर पे भी क्वेश्चन आया हुआ है। जो जो टॉपिक किए हो उस पे, लोकपाल पे किए हो, लोकपाल पे भी क्वेश्चन आया हुआ है कि राष्ट्रीय लोकपाल को कितना भी मजबूत कर दिया जाए वो नहीं हो सकता है। तो आप क्वेश्चन देखना शुरू करोगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि क्या इंपॉर्टेंस है। सेबी वाला आगे चला गया लगता है क्या? 1 मिनट मुझे दीजिए बस, मैं देख रहा हूं। हाँ, ये क्वेश्चन आपके सामने है। ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, राइट। क्वेश्चन नंबर 8 आप देखोगे 2013 में पूछा गया है। क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूं आपको। वित्तीय संस्थाओं व बीमा कंपनियों द्वारा, ठीक है, बीमा कंपनियों द्वारा उत्पाद विविधता के फलस्वरूप उत्पादों व सेवाओं में उत्पन्न परस्पर व्यापन ओवरलैपिंग ने सेबी व आईआरडीए नामक दोनों नियामक अभिकरणों के विलय के प्रकरण को प्रबल बनाया है। औचित्य सिद्ध कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। हाँ राजीव, क्यों नहीं, सारे क्वेश्चन देखो ऐसा है, ठीक है, एग्जैक्टली पूरे आप ध्यान देना, जो भी मैं पढ़ा रहा हूं, जो टॉपिक भी है, सारे इश्यूज पढ़ रहे हो आप, मुद्दे, और वो एग्जाम में आता है। आप अपने तकिए के पास क्वेश्चन बैंक लेकर के बैठिए। इवन सूचना का अधिकार, वह जो सेकंड क्वेश्चन है 2020 का भी, वो अभी आप देखोगे इससे मिल पाएगा। ओम्बड्समैन पे सवाल आया है, लोकपाल पे सवाल आया है, आप आराम से कर पाओगे। जो जो मुद्दे पढ़ रहे हो उसके क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ही मिलेंगे हर हाल में। अब आप देखो, आपने विनियामक प्राधिकरण पढ़ा, ये विनियामक प्राधिकरण का सवाल है। विनियामक प्राधिकरण, कुल मिलाकर के देखो 11 प्रश्न आए हैं। सेकंड पेपर आप देखे हो आप लोग, कुछ थोड़ा आंख खोल करके देखिए, वरना 1-2 साल लहूलुहान होने के बाद लोग देखते हैं और सीरियस होते हैं। पूरे 20 क्वेश्चन में से 11 क्वेश्चन, 11 क्वेश्चंस गवर्नेंस के हैं। उसमें कहीं पे उद्देशिका से एक भी सवाल नहीं आया है, मूल अधिकार से एक भी सवाल नहीं है। जो भी प्रश्न है सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ के कोई नहीं कर सकता है। कोई ऐसा सोचता है कि हम लक्ष्मीकांत पढ़ लें या कोई ऐसा संविधान की सिर्फ किताब पढ़ लें और हमारा काम हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। तो इस प्रश्न का उत्तर कैसे देंगे, ये क्वेश्चन एक आया हुआ था, 150 शब्द का है, 150 वर्ड्स का ये क्वेश्चन है। कैसे करोगे बच्चों? सबसे पहले इसमें बताना है कि क्या होता है, हाँ, विनियामक प्राधिकरण क्या होता है, कल की क्लास में बताया है। भारत का मॉडल, अमेरिका का मॉडल बता देना है। फिर झगड़ा क्यों हुआ इस बात को बता देना है। जैसे ये सारे पॉइंट्स जो हमने आपको दिखाए यहाँ पर, ठीक है, ये सारी कहानी बता करके कि सेबी ने क्या किया था और उसके बाद आईआरडीए ने क्या किया, और फिर उसके बाद ये 2 तरीका हमारे पास रिफॉर्म का है और इस तरीके पे सरकार विचार कर रही थी, तो ठीक है। लेकिन आप बताओगे कि 50% से ज्यादा ओवरलैपिंग होना चाहिए तभी ऐसा करो, वरना एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बना करके हम काम कर सकते हैं आसानी से। इस तरह की बात अगर हम करते हैं तो हमारा काम हो जाएगा। ये प्रश्न आया हुआ है, आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम है?
आसानी से आप प्रश्न 2013 का देख लेना बच्चों, 2013 का क्वेश्चन नंबर 8, 2013 डायरेक्ट क्वेश्चन इस पर है। और अभी आने वाले समय में भी ऐसे प्रश्न होंगे, जो और 2-3 मुद्दे हैं ना इसके बचे हुए, उस पर सवाल होंगे। ये प्रॉब्लम अभी भी बनी हुई है ऑलरेडी, ठीक है। तो ये हो गया। हमें जो दूसरा मॉडल देखना है उस पे बात करनी है, अति राज्यवाद, ओवर स्टेटिज्म, ये तीसरा है ना। अति राज्यवाद मतलब सरकारी टाइप का होता जा रहा है, लोक क्षेत्र का प्रभाव इससे बढ़ता जा रहा है, ठीक है। आसानी से ये कर लोगे। मैंने पूरा कैटेगरी वाइज पॉलिटी गवर्नेंस का क्वेश्चन सेक्शन वाइज किया हुआ है। अगर समय मिला तो मैं सारा ही क्वेश्चन भी डिस्कस कर दूंगा, जो भी यूपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, आसानी से, है ना, ताकि आपकी क्लैरिटी और अच्छे तरीके से हो जाए। होता ये है कि बच्चे पढ़ लेते हैं और 1-2 साल लहूलुहान भी हो जाते हैं, तो भी क्वेश्चन ठीक से नहीं देखते हैं। क्वेश्चन देखो, ठीक है। और क्वेश्चन बैंक जब अपने पास रखोगे, अब तक तो कॉन्फिडेंस आपको आ गया होगा। लोकपाल से रिलेटेड जितनी चीजें, सेल्फ हेल्प ग्रुप अभी होगा, बहुत सारी चीजें, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आप आसानी से बना पाओगे। जो टॉपिक पढ़ाया गया है अभी तक, उसके सारे प्रश्न आप बना पाएंगे। सारे नए डायमेंशन जो अब तक पूछे नहीं गए, वो भी आप आसानी से एग्जाम में सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो अति राज्यवाद का प्रभाव, अति राज्यवाद, ठीक है। तो हमने आपको बताया अभी ओवरलैपिंग का मुद्दा, क्वेश्चन भी दिखाया, क्वेश्चन आया हुआ है, कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। और ओवर स्टेटिज्म है ना, इंपैक्ट ऑफ ओवर स्टेटिज्म, अति राज्यवाद का प्रभाव, ठीक है। ये बात है, आप ऐसा कर लीजिए। देखिए, आज का जो जमाना है, आज का जो गवर्नेंस है, वो उस गवर्नेंस में हम लोग क्या पढ़ते हैं, मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट, है ना। यानी राज्य के आकार को छोटा करें, ठीक है, और मार्केट की भूमिका को बढ़ाएं, है ना, सिविल सोसाइटी की भूमिका को बढ़ाएं। और अगर ऐसे दौर में अगर हम बहुत ज्यादा संख्या में अगर रेगुलेटरी अथॉरिटी का गठन करेंगे, तो वो तो लोक क्षेत्रक से ही होगा ना, पब्लिक सेक्टर से ही होगा। तो धीरे धीरे वही दिन तो आ गए। 1940-50 के दशक में जब लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हुई और पंडित नेहरू जी ने अर्थव्यवस्था के नए नए क्षेत्रों में पब्लिक सेक्टर का हस्तक्षेप किया, तो वही दौर आ जाएगा। तो अपने आप में ये क्या है, एक अति राज्यवाद, ओवर स्टेटिज्म होगा, जिसमें फिर से वही सारी बीमारी उत्पन्न होगी जिसके उपाय के लिए गवर्नेंस किया गया। वो बीमारी क्या है, भ्रष्टाचार बढ़ेगा, ठीक है, रिजिडिटी आ जाएगी, प्रक्रियात्मक जटिलताएं हो जाएंगी, प्रोसीजरल रिजिडिटी इसमें बहुत ज्यादा होगी, इसमें मोनोपोलिज्म डेवलप होगा, एकाधिकारवाद डेवलप होगा, ये सारी इसकी समस्याएं होंगी, ठीक है। चलिए, तो इसको कैसे हम देखेंगे इस मुद्दे को। सबसे पहले कि गवर्नेंस क्यों लाया गया, क्यों लाया गया। आपको हमने पहली क्लास में बताया था कि गवर्नमेंट क्या होती है, सरकार क्या होती है, ठीक है। और सरकार में, गवर्नमेंट में और गवर्नेंस में क्या अंतर है। सरकार में सिर्फ क्या है, पब्लिक सेक्टर, लोक क्षेत्र के सदस्य होते हैं, लोक क्षेत्र की भागीदारी होती है। और जो गवर्नेंस है, इसमें मार्केट फोर्सेस भी है, बाजार भी है, सिविल सोसाइटी भी है। क्यों लाया गया, इस बात को समझेंगे, इस बात को जानेंगे, क्योंकि क्या क्या वजह क्या था भाई। सरकार, या ऐसा समझें लोक क्षेत्रक, लोक क्षेत्रक में एकाधिकारवाद, एकाधिकारवाद बढ़ गया था।
जैसे मान लीजिए कि अगर एक ही हमारे पास हवाई जहाज का प्लेयर होता, एयर इंडिया, तो आज बहुत महंगा होता। तो हमने क्या किया, गवर्नेंस किया, प्राइवेट प्लेयर्स लाए, इंडिगो लाए, बहुत सारे, जेट एयरवेज आया, हालांकि वो नहीं है, बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर्स आए, तो आपस में कंपटीशन बढ़ा। कंपटीशन बढ़ा तो क्या होगा, प्राइस कम होगा। कम प्राइस होगा तो कस्टमर को बहुत फायदा होता है। जैसे कोचिंग में भी कंपटीशन है, तभी तो आपको इतने लो कॉस्ट पर इतनी अच्छी टीचिंग मिल रही है, क्वालिटी टीचिंग आपको मिल रही है। तो हर क्षेत्र में जहां पर भी कंपटीशन होगा वहां पे क्या होता है, प्राइस गिर जाता है और कस्टमर का फायदा होता है। लेकिन ये हो नहीं रहा था। ये 1980 के दशक से इसका प्रभाव बढ़ा है गवर्नेंस का, और 80 के दशक से पहले ये चीज देखने को मिलता था। लोक क्षेत्रक में भ्रष्टाचार देखने को मिलता था, है ना। पुरानी तकनीक पर काम कर रहे थे, पुरानी तकनीक, है ना। कर्मचारी इनके गैर कार्यकुशल थे, गैर कार्यकुशल, गैर कार्यकुशल कर्मचारी, है ना। ग्राहक संतुष्टि पर ध्यान नहीं दिया जाता था, नागरिकों के हित पर ध्यान नहीं दिया जाता था। नागरिक ऑब्लिक ग्राहक संतुष्टि पर बल नहीं दिया जाना, ये सारे पॉइंट्स थे इसमें, ठीक है। इन्हीं वजहों से ये लाया गया। गवर्नेंस क्यों आया, तो ये सारी प्रॉब्लम थी, ठीक है, एग्जैक्टली। और इसी वजह से गवर्नेंस लाए, इसके प्रभाव में, है ना। अतः सॉरी, ठीक है। अतः 80 के दशक में, 1980 में, 80 के दशक में गवर्नेंस की प्रक्रिया पर बल दिया गया। अब ये जो गवर्नेंस की प्रक्रिया पर बल दिया गया, इसमें क्या किया गया, इसके प्रोसीजर पर जो बल दिया, तो किन चीजों पर इसमें काम किया गया है ना, ये ध्यान देना है। गवर्नेंस की प्रक्रिया पर अगर जोर दिया तो क्या क्या किया, राज्य के आकार को कम करना, राज्य के आकार को कम करना, डाउन साइजिंग ऑफ द गवर्नमेंट, रोल बैक ऑफ द स्टेट, है ना। राइट साइजिंग, डाउन साइजिंग बोलने से लगा कि ये अच्छा शब्द नहीं है ना। हितेंद्र, हाँ ऐसा ही था। मुझे पहले कहा गया था कि मेरी क्लास कल तक की है, लेकिन आप लोगों ने शायद बोला होगा, इसलिए क्लास फिर से हुई है, ठीक है। तो कोई बात नहीं है, ठीक है, इसीलिए ऐसा हुआ है, या शेड्यूल में चेंजेस इसलिए हुए। दूसरा जो है, राज्य के आकार को कम करने की बात है। दूसरा पॉइंट यहां है इसमें कि निजी क्षेत्रक या बाजार की भागीदारी को बढ़ाना, बाजार की भागीदारी को बढ़ाना, है ना। सिविल समाज या एनजीओ, सिविल समाज की भूमिका में अभिवृद्धि, ठीक है। ये सब इसीलिए किया गया ताकि क्या हो, कस्टमर सेटिस्फैक्शन हो जाए, ठीक है। और चीजें कम से कम मतलब ऊर्जा में, कम से कम संसाधन में, ग्राहकों के हित में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति हो जाए,
यही इसीलिए गवर्नेंस आया, इसलिए इसकी प्रक्रिया पर बल दिया गया, है ना। और आजकल क्या है, ट्रिपल पी के आधार पर काम करना शुरू किया, हमने आपको बताया भी था। लोक निजी भागीदारी आजकल क्या है, सभी चीज में हो रही है, हर बात में ट्रिपल पी ही होता है, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो या किसी भी तरह का क्षेत्र हो, चाहे या भौतिक अवसंरचना के विकास का मामला हो, लोक निजी भागीदारी के साथ ही ये काम किया जाता है। अब प्रश्न ये है कि आज अगर हम बहुत ज्यादा रेगुलेटरी अथॉरिटी पर बल दे रहे हैं, रेगुलेटरी अथॉरिटी पर बल हम क्यों दे रहे हैं, क्या जरूरत पड़ी? क्योंकि जब गवर्नेंस की प्रक्रिया शुरू हुई और यहां पर आप देख रहे हैं कि ये निजी क्षेत्र की या मार्केट की भूमिका अगर बढ़ गई यहाँ, तो इसको नियंत्रण में रखने के लिए कि बाजार गड़बड़ी ना करे, आवश्यकता इस बात की थी कि कोई ना कोई ऐसी संस्था बनाई जाए जो प्राइवेट प्लेयर्स को कंट्रोल में रखे, प्राइस कंट्रोल रखे। हमने आपको शुरू में ही बताया है, विनियामक प्राधिकरण का उद्देश्य क्या है, दो उद्देश्य है। एक तो धन का संग्रह एक जगह नहीं होना चाहिए, वो अच्छा नहीं है। डीपीएसपी भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व में ये बात कही गई है, एक तो उसके लिए काम करता है। और जो समाज का आखिरी व्यक्ति है, लास्ट कॉमन मैन जो है, वहां तक सेवाएं पहुंचे, ये इसका भी ख्याल रखता है। ठीक है, तो इस तरीके से निजी क्षेत्र के आने के बाद इसकी आवश्यकता पड़ जाती है। अब जब अगर रेगुलेटरी अथॉरिटी ज्यादा बनाएंगे तो फिर वही पुराना जमाना हो जाएगा, मतलब जो खराबी थी ये सारी चीजें हो जाएंगी, लोक क्षेत्र का प्रभाव बढ़ जाएगा, पुराना धुराना, है ना, सिर्फ सरकारी लोग ही चीजों को देखेंगे। ये एक चैलेंजेस है, तो इसका भी लिमिटेशन होना चाहिए। बहुत ज्यादा जो है इस पर बल नहीं देना चाहिए, आवश्यकता से ज्यादा रेगुलेटरी अथॉरिटी या रेगुलेशंस अच्छा नहीं होता है। ठीक है, अगला पॉइंट इसमें ध्यान देंगे कि है ना, बाजार ऑब्लिक निजी संगठन या निजी कंपनी को विनियमित करने के लिए, विनियमित करने हेतु विनियामक प्राधिकरण पर आज जोर दिया जा रहा है, जोर दिया जा रहा है। यदि इस पर आवश्यकता, हाँ, यदि इस पर आवश्यकता से ज्यादा बल दिया गया, आवश्यकता से ज्यादा बल दिया गया तो अति राज्यवाद का विकास होगा, अति राज्यवाद का विकास होगा। और जब ओवर स्टेटिज्म होगा तो वही सब चीजें डेवलप हो जाएंगी, है ना। जब लोक क्षेत्र का प्रभाव बहुत बढ़ेगा तो क्या होगा, भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार, मोनोपोली बढ़ेगी, एकाधिकारवाद बढ़ेगा, ग्राहक असंतुष्टि, तकनीक अच्छा यूज नहीं होगा, गैर कार्यकुशल हो जाएंगे कर्मचारी, गैर कार्यकुशल कर्मचारी इत्यादि। वो सारी चुनौतियां, वो सारी समस्याएं होंगी जो 80 के दशक से पहले हम लोग लोक क्षेत्र में देखते थे। तो कहीं वही आज ना फिर से डेवलप हो जाए। अतः हमें इसका उपाय क्या है कि बहुत ज्यादा नहीं करना चाहिए, ठीक है, इस पर हमें कंट्रोल
करने की जरूरत है। ठीक है, इस पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। तो इसका उपाय ये है ना, अतः विनियामक प्राधिकरणों की संख्या ज्यादा नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो बहुत ज्यादा ये नहीं होना चाहिए, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। तो इस तरीके से एक ये भी मुद्दा है, ये अब तक पूछा नहीं गया है लेकिन यहां से भविष्य में प्रश्न हो सकता है। ठीक है, ओवर स्टेटिज्म पर जब भी क्वेश्चन आए तो हमेशा दिखाइए कि गवर्नेंस क्यों लाए। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स बताइए कि प्रॉब्लम थी इसलिए हमने ऐसा किया और मार्केट फोर्सेस की भूमिका को बढ़ाया। ठीक है, यहां पर अब ये बहुत ज्यादा होंगे तो रेगुलेटरी अथॉरिटी की जरूरत पड़ेगी, लेकिन ज्यादा करेंगे तो फिर से ओवर स्टेटिज्म होगा और वही पुरानी समस्याएं उत्पन्न होंगी। छोटा सा आइडिया है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, आसानी से ये बात आप कह सकते हैं। और एक प्रश्न आप लिख लीजिए, एक क्वेश्चन, क्या आप ऐसा मानते हैं, ऐसा मानते हैं कि अनायास ज्यादा संख्या में विनियामक प्राधिकरण के गठन से गवर्नेंस या गुड गवर्नेंस पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। ठीक है, टिप्पणी करें। ठीक है, तो ये सारे पहलू इसमें शामिल होंगे। अति राज्यवाद का मतलब हुआ रिया कि ज्यादातर जो है ना प्रभाव बढ़ना। ठीक है, ठीक है, अति राज्यवाद का मतलब लोक क्षेत्र का प्रभाव बढ़ना, फिर से जैसा 50-60 के दशक में होता था, तो वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, रुचि के लिए भी यही आंसर है। ठीक है, उन्होंने भी पूछा है कि लास्ट में ये जो पॉइंट है कि ज्यादा इसको बढ़ावा नहीं देना चाहिए, बहुत ज्यादा रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाए। रेगुलेटरी अथॉरिटी प्राइवेट कंपनी की नहीं होगी ना, सरकार की ही होगी। बहुत ज्यादा बनाओगे तो क्या होगा, मार्केट को डांटने धमकाने का काम ज्यादा करेंगे, फिर उससे क्या होगा, बहुत निजी कंपनियां वो निवेश कम करेंगी, वापस जाने लगेंगी, मुश्किलें बढ़ेंगी, ऐसी चीजें इसमें होनी शुरू होंगी। ठीक है, ये बात है, तो इसको ध्यान रखना चाहिए। तो ये एक चैप्टर था रेगुलेटरी अथॉरिटी, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर था, आपने देखा इससे क्वेश्चन भी आया हुआ है। कुछ और मुद्दे हैं जो इस पे पूछा नहीं गया है, आने वाले समय में इससे आएगा भी। ठीक है, सिंपल सवाल भी आ सकता है कि विनियामक प्राधिकरण क्या होता है और विनियामक प्राधिकरण के गठन से क्या क्या फायदा होगा। तो कल की क्लास में जो हमने बताया है कि क्या करता है, इसकी भूमिका को ध्यान में रखते हुए अपना एक आंसर आप तैयार कर सकते हैं। वो भी एक सिंपल सा सवाल हो सकता है। ठीक है, यूजुअली यूपीएससी का आदत है कि वो कोई ना कोई मुद्दे पर सवाल पूछती है, सिंपल सवाल नहीं पूछती है ना। और पीसीएस का एग्जाम देने जाएंगे तो हो सकता है कि उस पर ये पूछ लिया जाए कि वो क्या होता है, उसकी भूमिका बताइए। ठीक है, ये दोनों में अंतर है। अब एक
नया चैप्टर आप लिखेंगे, इसका नाम है क्वासी जुडिशियल बॉडी, है ना, अर्ध न्यायिक संगठन, अर्ध न्यायिक संगठन, क्वासी जुडिशियल बॉडी, अर्ध न्यायिक संगठन। ठीक है, जैसे ट्राइब्यूनल वगैरह होते हैं। हाँ रुचि, यूपीएससी की अगर प्रिपरेशन करोगे तो पीसीएस वाली चीजें तो आराम से हो जाती हैं, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है ना। लेकिन आप यूपीएससी ही होगा, मैं यहाँ पर पीसीएस के स्टैंडर्ड का नहीं पढ़ा रहा हूँ। आप ध्यान दोगे कि सभी मुद्दों पर बात हुआ है। अगर आप पीछे का देखे होगे वीडियो तो क्या, क्यों, कैसे, ऑब्जेक्टिव, ये आर्टिकल, वो आर्टिकल, ऐसा सब पढ़ाई नहीं पढ़े हो आप। क्या होना चाहिए, थॉट प्रोसेसिंग डेवलप किया है आपका हमने। ठीक है, और एग्जैक्टली इस तरीके से हमने प्रिपरेशन करवाया है ताकि आप यूपीएससी के स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस को देख पाओ, कर पाओ आसानी से, है ना। और मैंने आपको पहले भी कहा था कि सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे वो पॉसिबल नहीं है, नहीं तो टीना डाबी को नंबर बहुत आ जाता ना। टीना डाबी को भी 2 डिजिट में ही आया था पेपर 2 में। तो चलिए देखते हैं अर्ध न्यायिक संगठन के बारे में। इसमें हमें बच्चों ये पढ़ना है कि क्या होता है, क्या है। ये आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? थोड़ा कम दिख रहा है ना। चलिए हम ब्लैक से ही ले लेते हैं। क्या है ये पढ़ना है। फिर हमें ये जानना है कि अर्ध न्यायिक संगठन के जो प्रकार होते हैं उसमें से एक है ट्राइब्यूनल, है ना, जिस पर सवाल आएगा। जैसे नदियों से संबंधित ट्राइब्यूनल हम बनाते हैं, आर्टिकल 262 में दिया गया है। ठीक है, और एग्जैक्टली कमेंट के बारे में बता दें सर प्लीज। सुधीर, क्या कमेंट है भाई आपका? कमेंट आ रहा है, दिख रहा है मुझे, है ना। और कुछ है तो आप बताइए। कमेंट तो मुझे दिख ही रहा है सबके। ठीक है, ज्योति ने कहा है कि आज मेरा क्वेश्चन नहीं ले रहे हैं, तो आपका क्या क्वेश्चन है एक बार बताओ ना। धीरे धीरे आसिफ सीख जाएंगे, अगर आप कोशिश करोगे तो हो जाएगा। हाँ, ज्योति ने क्वेश्चन किया है, सर मेरा क्वेश्चन है कि भूमिका कैसे स्टार्ट करें और कितने वर्ड्स होने चाहिए, वो थोड़ा समझा दीजिए। एक तो देखो इसका ज्योति ऐसा है ना कि कोई ऐसा फिक्स कोई नहीं होता है कि इसका इतने में लिखना चाहिए। क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग आप इसको करिए। ठीक है, और उसमें मैंने कई क्वेश्चन के आंसर लिखवाए हैं, यहाँ से आगे भी कुछ लिखवा देंगे। तो आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो ये होगा। और बहुत ज्यादा इंट्रोडक्शन ना लिखो 150 शब्द वाले क्वेश्चन में। 250 वर्ड के जो क्वेश्चन है वहां पे कुछ लिख सकते हो। अच्छा, दीपक का बर्थडे है, गॉड ब्लेस यू दीपक, आपको आपके जन्मदिन पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच, है ना, आपने ये शेयर भी किया इसके लिए। ठीक है, नहीं मिल जाएगा रवि, आप नेम डाल करके ढूंढो ना, अभय सर ऑफिशियल करके मिलेगा। थैंक यू शुभम, थैंक यू सो मच, है ना। क्या है, एक तो ये देखना है। फिर अर्ध न्यायिक संगठन में जो न्यायाधिकरण है ना, न्यायाधिकरण ट्राइब्यूनल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल हो या अदर्स हो। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल भी होता है और अदर पर्पस के लिए भी होता है। ठीक है, इस ट्राइब्यूनल की प्रकृति क्या है, ट्राइब्यूनल हम क्यों बनाते हैं, हमें ये पढ़ना है। ठीक है, इसकी प्रकृति क्या है, ठीक है, इसकी संरचना क्या है, ठीक है, इसकी प्रक्रिया क्या है, इस पर बातें करनी है। और मैं आपको इसके प्रश्न आपको दिखाता हूं और आप ये बात आसानी से समझ पाओगे कि संविधान पढ़ के भी ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, हाँ 80 पेज वाले नोट्स तो हैं, हमारे चैनल पे हैं,
वहां से आपको मिल जाएंगे। मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं बच्चों यूपीएससी का, और आपको अंदाजा होगा इससे देखकर। ट्राइब्यूनल का एक नदियों से संबंधित क्वेश्चन तो था ही। आ गया क्वेश्चन नंबर 6। आप देखो ये जरा, ये क्वेश्चन एक आया हुआ है जो अब आप चैप्टर पढ़ने जा रहे हो ना, जो कई लोगों को समझ ही भी नहीं आता कि गवर्नेंस में पढ़ना क्या होता है, उनके लिए है ये क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, 2013 का ये क्वेश्चन आया हुआ है ना। अंतरराज्यीय जल विवादों का समाधान करने के लिए संवैधानिक प्रक्रियाएं। अंतरराज्यीय जल विवाद के लिए क्या है? आर्टिकल 262 262। तो यहां पर हम एक ट्राइब्यूनल बना सकते हैं नदियों के विवाद के लिए। पल्लवी, ऐसा नहीं है कि हिंदी मीडियम से सिलेक्शन नहीं होगा। हिंदी मीडियम में पढ़ने की पद्धति को थोड़ा चेंज करो, जैसा अभी हो रहा है आपको भी थोड़ा यूनिक लग रहा होगा, अलग तरीके से लग रहा होगा, उसको चेंज कर दोगे तो यूपीएससी के अकॉर्डिंग हो जाएगा। हिंदी मीडियम बस पुराने तरीके से पढ़ रहा है, मतलब गोल स्टेटमेंट ऊपर है, नीचे से यहां से बहुत फोर्सफुली वो गोली चला रहा है, इसलिए नहीं हो पाता है। किसी को मिल गया है तो हेल्प करिए, रवि को टेलीग्राम चैनल के बारे में बताइए इनको। ठीक है, तो देखिए 262 जो है ये आर्टिकल हम बनाते हैं 262, और इसकी समस्याओं को समाधान करने के लिए जो है ये कह रहा है कि असफल रही हैं। यह असफलता क्या संरचनात्मक स्ट्रक्चरल अथवा प्रक्रियात्मक है या फिर दोनों है? ये कारण पूछा जा रहा है। अब बताइए कौन से संविधान की किताब में ये पढ़ते हैं लोग? ये क्या पढ़ना है यहाँ पे? यहाँ पे अंतरराज्यीय जल विवाद लिखा हुआ, पढ़ना क्या है? अर्ध न्यायिक संगठन। ये है क्या? क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वासी जुडिशियल बॉडी का अर्ध न्यायिक संगठन। और यहां पे पढ़ना क्या है? नदियों का ट्राइब्यूनल हमें पढ़ना है। जो ट्राइब्यूनल्स पढ़ेंगे उनका हो पाएगा। ठीक है, नहीं तो काम होता ही नहीं। ठीक है, हाँ, राज्यों के बीच के विवाद हैं छोटे जी, लेकिन वो फेडरल झगड़े हैं, संघात्मक विवाद हैं। तो जब तक ट्राइब्यूनल के बारे में कोई नहीं जानेगा, पूछ रहा है उसका स्ट्रक्चर और फंक्शन, तो कैसे करोगे? ठीक है, पॉसिबल ही नहीं है ना। अब देखो क्वेश्चन थोड़ा इंग्लिश में भी पढ़ लो। कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म टू रिजॉल्व द इंटर स्टेट, है ना, वाटर डिस्प्यूट हैव फेल्ड। जो संवैधानिक व्यवस्था है वो फेल हो चुकी है, यानी जो ट्राइब्यूनल है उसका रीजन क्या है? क्या जो प्रॉब्लम है वो किस वजह से है? स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है या प्रोसेस का है या दोनों है? ये पूछा जा रहा है। तो जब तक जो ट्राइब्यूनल नहीं जानेगा कर ही नहीं पाएगा। इसीलिए मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि जो सिलेबस में लिखा है ना उसको आप क्वेश्चन से मैच कर सको, अन्यथा काम नहीं हो पाएगा, है ना, अन्यथा बता ही नहीं पाओगे कि हो क्या रहा है आपके लाइफ में। ठीक है, तो इसलिए ये जो चैप्टर अब हम पढ़ने जा रहे हैं अर्ध न्यायिक संगठन, ये ऐसे प्रश्नों को हल करेगा और इस पर आने वाले समय में भी क्वेश्चन आएंगे। और जितने लोग ये सब सिर्फ संविधान पढ़ के जाते हैं ना, सबकी हवा निकलने वाली है। किसी से ये बने होने का नहीं, सिर्फ उनको सेटिस्फैक्शन होगा कि हाँ तैयारी कर लिए हैं, आएगा नहीं। इसी बार देख लो एक भी है, एक भी सवाल ऐसा नहीं होता है। ठीक, चलो भाई अब देखते हैं। हालांकि आज का टाइम अप भी हो गया है, अब आप क्वेश्चन ही पूछ लो, कल इसको करते हैं, फिर अधूरा रह जाएगा।
ठीक है, अब सवाल पूछिए आप, आपके पास 5 मिनट है। कल इसको करेंगे, अर्धन्यायिक संगठन हमने आपको बताया जो, मैं इसका पीडीएफ एग्जिट कर देता हूं, आज जो मैंने लिखा है वो भी आपको मिल जाएगा। कल का चैप्टर होगा क्वासी जुडिशियल बॉडी। रेगुलेटरी इश्यूज करके कर दिया हमने। कल क्लास 11:30 बजे है। हमारे पल्लवी हमारे टेलीग्राम चैनल पर है। अच्छा, ज्योति कह रहे हैं आप सही बोलते हो सर, आपसे पहले पढ़ने से पॉलिटी का क्वेश्चन लगता था, समझ में आ रहा था सब। गवर्नेंस ज्यादा है। चलिए, थैंक यू थैंक यू, चीजें समझ में आती हैं। विवाद का समाधान करने के लिए, कौन से विवाद का? नदियों के विवाद को अभी आप ट्रिब्यूनल पढ़े नहीं हो तो बताऊंगा तो आप कर पाओगे। देखो, हमारे टेलीग्राम चैनल पर पेपर 2 के लिए ना IR वाईआर सबके लिए कंप्लीट नोट्स हमने दिया है, वो पढ़ सकते हो अगर आप चाहो तो, है ना, आपके लिए हेल्प कर सकता है। काफी अच्छा नोट्स है वो, बहुत अच्छे तरीके से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। मैंने तो जब आपका नाम सुना है तभी क्लास ज्वाइन कर लिया था। प्रतिभा, थैंक यू सो मच प्रतिभा, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर द ग्रेटिट्यूड। नहीं, लखनऊ में मैं कोई क्लास नहीं लेता हूं। पहले गया था कभी, बट अभी कोई क्लास नहीं है। कोविड के दौर में अभी कोई क्लास है नहीं मेरी कहीं पे। ऑफलाइन क्लास कहीं नहीं है, मैं सिर्फ ऑनलाइन रीड आईएएस पे पढ़ाता हूं। ठीक है, और कोई क्वेश्चन, कोई सवाल? उत्कर्ष का चैनल मिलता है। अब है सर, ऑफिशियल ढूंढो ना, मिल जाएगा, हमारे नाम से ढूंढो, है उस पे, और खूब सारे नोट्स उस पे डाल रखे हैं। ठीक है, क्वेश्चन पेपर मेंस का बिल्कुल कोई मत लीजिए, यूपीएससी से डाउनलोड कर लीजिए, अब मैं आपको दे दूंगा, अवेलेबल करा दूंगा। ठीक है, 2013 से लेकर के 2020 तक का क्वेश्चन मैं अवेलेबल करा दूंगा। ठीक है, हाँ यादव, मैक्सिमम क्वेश्चन 100% क्वेश्चन इस बार 2020 में 100% गवर्नेंस का है, 100%। मैं आपको दिखाऊंगा, क्वेश्चन दिखाऊंगा 2020 का, उसमें संविधान रॉ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ के एक भी नहीं बनेगा। नहीं, इशूज काजल में जो करा रहा हूं वो आप करिए। ठीक है, क्या आपने बोर्ड पर लिख दिया? कमेंट आपका काफी तेजी से जा रहा है सर, मैंने सोचा कि कहूं मैं भी यूपीएससी करूं, इवन डॉक्टर हूं। अच्छी बात है शिल्पी, थैंक यू, आप करिए। पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस सबके क्वेश्चन मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। ठीक है, मैं टेलीग्राम पर डाल देता हूं, टेलीग्राम चैनल पर डाल देता हूं मैं सारे क्वेश्चंस, आपको वहां से मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप आसानी से कर लेना। ट्रिब्यूनल क्या होता है यादव, कल पता चलेगा। अर्धन्यायिक संगठन है, आप अभी ये जानो, कल बताएंगे। नहीं 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 नहीं, इससे ज्यादा नहीं, इश्यूज पढ़ना है ना। देखो, हम किसी एक इंस्टीट्यूशन को नहीं पढ़ेंगे कि वो कब बसता है। जैसे मंत्रालय पढ़ना है तो ये नहीं कि वित्त मंत्रालय से तो 100 से ज्यादा मंत्रालय है, पढ़ते रह जाएंगे। ओवरऑल कॉन्सेप्ट को पढ़ना है। ठीक है, ओवरऑल कॉन्सेप्ट को पढ़ना है। इंटरनेट वो होता है जो आप देखते हो सर्वर से आपको मिलती है, जिसमें सारे कनेक्ट होते हैं, ऑप्टिकल फाइबर से होती है। एक्स्ट्रा नेट में हम अपने कंट्री के लिए, है ना, ऑप्टिकल फाइबर खुद के बिछाते हैं, जिसके मालिक हम खुद बनेंगे।
आप इंटेलिजेंट हैं, ट्रेडिशनल टीचर कहना आपको कम उचित होगा। थैंक यू सो मच हिमांशु। मैराथन क्लास का भी ले लेंगे, कोई बात नहीं ऋषि, चलेगा। श्रीकांत, मैं जो इश्यूज करा रहा हूं बस वो पढ़ो ना, मैं कुछ छोड़ूंगा नहीं, कुछ नहीं छोड़ूंगा, मैं पूरा कंप्लीट करूंगा, आपको वही पढ़ना है। थैंक यू। यूपीएससी के लिए जो आंसर राइटिंग करते हैं उसी को पीसीएस में लिख सकते हैं। हाँ अंजलि, देखो आजकल ना यूपीएससी के बराबरी का क्वेश्चन आना शुरू हो गया है, यूपी में भी बिहार में भी, तो आसानी से हो सकता है। संसद ईमानदारी से कहना चाह रहे हैं, संनिभात कर्तव्य सही। आपको पढ़ाएंगे कभी एक बार, जुडिशियल इश्यूज में जाएं या लेजिस्लेटिव इश्यूज में जाएं तो वो सब भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। कल हम लोग ये देखने वाले हैं अर्ध न्यायिक संगठन, ठीक है। इसके बाद हम लोग जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज में कुछ अर्ध न्यायिक संगठन है, इंस्टीट्यूशन, जैसे एनएचआरसी, उसको भी पढ़ाएंगे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, वहां से सवाल आता है, आएगा। अच्छी बात है आदित्य, अच्छी बात है। यूपीएससी के लिए जो आंसर राइटिंग करते हैं, हाँ चलेगा। थैंक यू डैनियल। एनफ है रिया, मैं कुछ छोड़ नहीं रहा हूं। देखो सबसे अच्छा तरीका, देखो जज करने का क्या होता है, आप जो पढ़ रहे हो ना, जो भी मैं पढ़ा रहा हूं, जो आप पढ़ रहे हो, क्वेश्चन देखो कि आया है कि नहीं आया है। यूपीएससी में क्वेश्चन फंसता है कि नहीं फंसता है, और पढ़ने का क्या फायदा है जब क्वेश्चन ही ना मिले, और अगर क्वेश्चन मिल रहा है तो आपका रास्ता सही है, दैट्स ऑल। ठीक है, सिंपल है। मैं तो आपको क्वेश्चन भी दिखा ही रहा हूं, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नया बैच अब आगे होगा श्वेता, बट अभी तो चल रहा है एग्रीड आईएएस पे ऑलरेडी। हाँ आकांक्षा, अब तो कठिन नहीं है ना, अब तो आसान लग रहा है ना, आसानी से समझ में आ रही है। ठीक है, थैंक यू सो मच। चलिए फिर मिलते हैं, और नेक्स्ट डे कल हम लोग और बात करेंगे, ठीक है ना। थैंक यू सो मच।